अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल हैं आप लोग? ठीक हैं? क्लास आज की जो हमारी ये जो सेशन है इसमें हमें पढ़ना है 5 स्टेप्स टू फंड रेजिंग सक्सेस फॉर स्मॉल एंड द ग्रॉस रूट्स एनजीओज। कि जो स्मॉल और ग्रॉस रूट्स एनजीओज होती हैं, यानी कि जो आप एनजीओ अगर कोई अपनी स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट लेवल या इनिशियल लेवल पर होती है, उसमें फंड रेजिंग के ऐसे कौन से 5 तरीके हैं या 5 स्टेप्स ऐसे कौन से हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं फॉर ऑल स्मॉल एंड ग्रॉस रूट्स एनजीओज। तो इसमें इस लेक्चर में हमें ये पढ़ना है। All NGOs need to fundraise, but for new, small, and the grassroots NGOs who do not yet have fundraising systems in place, fundraising can be particularly challenging. तो इसमें वो ये बता रहा है कि जो स्मॉल और न्यू एनजीओज होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज ये होता है कि उन्होंने फ़ंड को रेज़ करना है, उन्होंने किसी न किसी तरह से पैसे इकट्ठे करने हैं, किसी न किसी तरह से डोनेशंस इकट्ठी करनी है ताकि वो सस्टेन कर सकें, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। अगर वो सस्टेन करेंगे तभी जाकर वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकेंगे। अगर वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे तो वो प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए फ़ंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्मॉल और न्यू एनजीओज़ के लिए फ़ंड्स को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसमें हमने ये पढ़ना है कि ऐसे कौन से 5 स्टेप्स हैं, 5 कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको फॉलो करने के बाद एक स्मॉल और ग्रॉस रूट एनजीओ या न्यूली जो आप कह लें कि जो आपने नई एनजीओ बनाई है वो किस तरह से फंड्स को रेज कर सकती है। तो इसमें हमने पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो ये है कि नो योर ऑर्गेनाइजेशंस नीड। सबसे पहले आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को देखना है। सबसे पहले आपने नीड एनालिसिस करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड एक्चुअली है क्या। ठीक है, बिफोर यू इवन बिगिन टू रिसर्च डोनर्स एंड अप्लाई फॉर द फंडिंग, स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग योर ओन वांट्स एंड नीड्स। यू कांट आस्क फॉर हेल्प बिफोर यू नो व्हाट यू नीड हेल्प within reviewing your own organization. Make sure to look at. अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आप कहीं पर जा रहे होते हैं, बीइंग ए स्मॉलर एनजीओ, कि आपकी एक स्मॉलर एनजीओ है, एक न्यू एनजीओ है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी नीड को एनालाइज करेंगे कि आपकी एक्चुअली नीड है क्या। ठीक है, आपकी नीड है क्या। उस नीड को एनालाइज करने के बाद, यानी अपनी वांट्स को एनालाइज करने के बाद, अपनी नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करना है। ठीक है, कि हमारी ज़रूरियात क्या क्या हैं, हमारी वांट्स क्या क्या हैं, लेकिन हम क्या क्या चाहते हैं, हम क्या क्या काम करना चाहते हैं, और हमारा बेसिक जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले आपने एनालाइज करना है अपनी नीड को, कि आप ऐसे नहीं जा सकते किसी के पास, किसी भी डोनर के पास, कि आप जाकर उनसे डायरेक्ट अपने फ़ंड्स वगैरह को ले लें। आप कहेंगे हमें इतने फ़ंड्स चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, इतने हमें जो है ना बजट चाहिए अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को फुलफ़िल करने के लिए। उधर फंड्स रेज करने से पहले आपने अपना जो है नीड को एनालाइज करना है कि आपकी नीड्स और वांट्स हैं क्या क्या। उसके बाद आप जाएंगे, आप बताएंगे, जब आपको पता होगा, आप इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई हमारी नीड क्या है, हमारी वांट्स क्या क्या है, या हमारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। उसके बाद ही आप किसी के पास जाकर आप बात कर सकेंगे कि आपको अगर डोनेशन चाहिए, फंड्स चाहिए, तो किस वजह से चाहिए, किस लिए चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी नीड को एनालाइज करना है। तो नीड को एनालाइज करने के साथ साथ आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है टू लुक एट, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है, वेयर आर यू गोइंग टू वर्क, व्हाट कंट्री, रीजन और टाउन, कि आप कहाँ पर काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने आंसर करना है। जब आप अपनी नीड को एनालाइज कर रहे होंगे, जब अपनी वांट्स को एनालाइज कर रहे होंगे, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एनजीओ, आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके माइंड में रेज होंगे। उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करने हैं, और वो क्वेश्चंस ये हैं, वेयर आर यू गोइंग टू वर्क, आप कहाँ काम करने जा रहे हैं, व्हाट कंट्री, रीजन और टाउन, किस कंट्री में, किस रीजन में और किस टाउन में। ओके, उसके बाद है व्हाट एरिया ऑफ वर्क आर यू इंगेज्ड इन। ठीक है, आपका कौन सा एरिया है स्पेसिफिक, आपके कौन सा ऐसा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है आपका जिस पे आप काम करने जा रहे हैं।
व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, आप कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर करंट बजट, ठीक है, आपका करंट बजट क्या है। हाउ मच मोर डू यू नीड, आपको कितना चाहिए। जाहिर सी बात है ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो सवालात हैं, ये आप अगर आप एक एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पर भी सोचें तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आपने माइंड में, ये आपके जब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस रेज हों, इट मीन्स कि आप अपनी नीड को एनालाइज कर रहे हैं, आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं। वो हमने पढ़ा था ना स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो उसमें भी कुछ वो एक्चुअली जब आप स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आप खुद का एनालिसिस कर रहे होते हैं और आपको ना आपके माइंड में कुछ सवालात आ रहे होते हैं, आप उनको आंसर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप नीड एनालिसिस करेंगे, नीड एनालिसिस, तो उस दौरान आपने ये आपके माइंड में ये कुछ क्वेश्चन हैं जो रेज होंगे, उनको आपने आंसर करना है। ओके, व्हेन डू यू नीड द फंडिंग, आपको कब उस फंडिंग की ज़रूरत है। एंड फॉर हाउ लॉन्ग डू यू नीड द फंडिंग, कितने लंबे अरसे तक के लिए आपको फंडिंग की ज़रूरत होती रहेगी। बेस्ड ऑन योर आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस यू विल नो टू लुक फॉर द डोनर्स हू। जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे तब आपको इस बात का पता लग जाएगा कि आपके डोनर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए डोनेशन लेने के लिए, आप किन किन पार्टीज से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किन किन कंपनीज से अपनी एनजीओ के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा आपने जाना किस तरफ है, आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा मैंने कितना काम करना है, मैंने कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे कितना बजट चाहिए, मैं कितने लंबे अरसे तक के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, कितने लंबे अरसे तक का मेरे प्रोजेक्ट्स हैं पड़े, इन सारी चीज़ों का आपको पता लग जाएगा। और जब आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा तो अल्टीमेटली आपको ये पता लग जाएगा कि इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए मुझे कौन से ऐसे डोनर्स हैं जिनसे मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है वर्क इन द सेम कंट्री रीजन एज यू, ठीक है ना। आप उस सेम कंट्री में काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपने इसमें ये देखना है बेस्ड ऑन योर आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस यू विल नो टू लुक फॉर द डोनर्स हू। आप अपने डोनर्स को देखेंगे वर्क इन द सेम कंट्री में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वर्क इन द सेम प्रोग्राम एरिया एज यू, आपके सेम एरिया में से रिलेटेड, आपके सेम एरिया से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, फंड एनजीओज ऑफ योर बजट एंड ग्रांट साइज, ठीक है ना। तो अपने बजट की और बजट साइज और आपको जितनी ग्रांट चाहिए उसको आपने देखना है। मैच योर फंडिंग इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, आप अपने फंड्स को और अपने प्रोजेक्ट टाइमलाइन को आपने मैच करना है कि क्या उसमें कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है, अपने फंड्स को किस तरह से मैनेज करना है ताकि आपके प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उस प्रोजेक्ट को उस ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लें विद इन योर स्पेसिफिक फंडिंग दैट यू हैव। और उसके बाद है while not all these areas will match perfectly once you start reaching donors, ठीक है। उसके बाद इन स्टेप 2 you will be able to find donors that match most and focus your efforts on those। आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, रिसर्च डोनर दैट आर ए मैच फॉर योर एनजीओ। आपने कुछ ऐसे डोनर्स को आपने सेलेक्ट करना है। जब आप अपनी नीड एनालिसिस कर लेंगे, जब आप अपना नीड एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद आपको पता लग जाए आपने क्या करना है, आपने डोनर्स को रिसर्च करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि आपकी नीड को फुलफिल कर सकें, आपने ऐसे डोनर्स को सर्च करना है, ठीक है। विद द क्वेश्चंस इन स्टेप 1 आंसर्ड यू कैन स्टार्ट द रिसर्च प्रोसेस। देयर आर सेवरल गुड टेक्निक्स टू फाइंड लाइक माइंडेड डोनर्स, यानी कि आपने ऐसे डोनर्स ढूंढने हैं जिनकी मेंटालिटी या जिनके एम्स या जिनके प्लान्स या प्रायोरिटीज़, ठीक है ना, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन से रिलेटेड हो, आपके एनजीओ के मिशन से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसे डोनर्स को आपने सर्च करना है, तो आपने उनको रिसर्च करना है। अच्छा, चेक द वेबसाइट्स। इसमें ये सारे इस सेकंड स्टेप में आपको वो वे बता रहा है कि किस तरह से आप डोनर्स को रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला तरीका कौन सा है जिसके थ्रू आप जो है डोनर्स को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट तरीका यह है कि चेक द वेबसाइट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द एनजीओज दैट आर डूइंग सिमिलर वर्क टू यू। आपने सबसे पहले आपने अपने कंपेटिटर्स जो एनजीओज हैं, कंपीटिंग एनजीओज जो हैं, उनको आपने सर्च करना है, उनके एनुअल रिपोर्ट्स देखनी है, उनकी वेबसाइट्स पे जाके देखना है, ठीक है।
सी इफ़ यू कैन फाइंड देयर सपोर्टर्स एंड डोनर्स, कि आप उनके फिर डोनर्स को देखेंगे, उनको सपोर्टर्स को देखेंगे कि शायद उनके जो डोनर्स हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकें. मैनी NGOs will list their donors on their websites and annual report which are good places to start. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी NGOs होती हैं, आपके कंपेटिटर्स में बहुत सारी ऐसी NGOs होंगी जो कि अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, अपने वेबसाइट्स में या अपने ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपने डोनर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, अपने डोनर्स के नेम्स और अपने स्पोर्टिंग डोनर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह मेंशन कर देते हैं. तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर आप उनके एनुअल रिपोर्ट्स में जाकर उन डोनर्स के कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं ताकि आप उनको कॉन्टैक्ट करके अप्रोच करें. उन्हें अप्रोच करने के साथ साथ आप उन्हें जो है अपनी कॉज बताएं और उनसे भी आप जो है अपना डोनेशन लेने की कोशिश पूरी करें. उसके बाद आस्क पार्टनर्स, कोलीग्स एंड द करंट डोनर्स फॉर सजेशन. ठीक है, आप अपने पार्टनर से पूछें, अपने कोलीग से पूछें और करंट डोनर से उनसे आप सजेशंस लें. यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से आप सजेशंस लेंगे कि हम किस तरह से फंड्स को रेज कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनमें हम और बहुत ज़्यादा डोनर्स को सर्च कर सकते हैं. ठीक है ना, आपने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कोलीग से और अपने करंट डोनर से सजेशंस लेनी है. For small and the grassroots NGOs, it is important to remember that before funding you, donors need to. ठीक है, डोनर्स ने क्या करना होता है, have funding available for NGOs. ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, for small and the grassroots NGOs, it is important to remember that before funding you, donors need to. डोनर्स ने क्या करना होता है, have funding available for NGOs. NGOs के लिए फंडिंग अवेलेबल है. Very often NGOs will mistakenly send grants requests to other NGOs, businesses or individuals that do not provide grants. ठीक है, check carefully before wasting your time and their own applications. तो डोनर्स क्या करते हैं, डोनर्स ने इस चीज़ को देखना होता है. आपने क्या करना है, being a NGO, being a representative of your NGO, आपने क्या करना है, आपने जो आपका रेलिवेंट डोनर है उसी को आपने सर्च करना है, उसी को आपने अप्रोच करना है, उसी से आपने कांटेक्ट करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इसमें हमने जो ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें एक्चुअली हमने ये पढ़ना है कि जब आप एक NGO के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं फंड्स के लिए, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने ये देखना है कि जिस डोनर को आप अप्रोच कर रहे हैं उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं. है फंडिंग अवेलेबल फॉर NGOs, क्या उस डोनर के पास NGOs के लिए डोनेशंस हैं या नहीं. नॉर्मली इसमें फिर उन्होंने बता दिया कि मिस्टेक इस तरह से कर लेते हैं NGOs के, वो ग्रांट्स की रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये देखा नहीं होता कि उस डोनर के पास जो है वो फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है. तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है बिफोर सेंडिंग योर रिक्वेस्ट टू द बिजनेसेस और द कंपनीज फॉर द डोनेशंस. आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि उनके पास ग्रांट्स अवेलेबल हैं या नहीं है. द सेकंड स्टेप ये है कि हैव एन इंटरेस्ट इन योर कंट्री एंड योर प्रोग्राम एरिया. आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जिस डोनर को आप अप्लाई कर रहे हैं डोनेशंस के लिए, आपने ये देखना है कि उसका आपके कंट्री में और आपके प्रोग्राम में इंटरेस्ट है या नहीं. यू शुड चेक द डोनर वेबसाइट और द सपोर्टिंग सोर्सेज टू फाइंड एविडेंस ऑफ सच. आपने इस चीज़ को सर्च करना है कि आपने एक्चुअली क्या करना है, आपने डोनर्स की वेबसाइट पे जाना है, यानी किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाना है जिनसे आप डोनेशन लेना चाहते हैं. उनकी वेबसाइट पे जाकर उनके मिशन को, उनके विजन को, उनकी प्रायोरिटीज़ को, उनके प्लान्स को आपने देखना है. क्या वो प्लान्स, क्या वो मिशन, क्या वो विजन आपकी NGO के मिशन, विजन, प्लान्स और प्रायोरिटीज से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर मैच कर रहे हैं तब आप उन्हें अप्रोच करें. अगर मैच नहीं कर रहे तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, किसी और को सर्च करें, और डोनर्स को सर्च करें. ठीक है ना, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट सिमिलर नहीं है. जब इंटरेस्ट सिमिलर नहीं होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते रहेंगे. इधर से आप रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आप रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि हमें ग्रांट दें. वो लोग देखते रहेंगे कि ये तो हमसे हमारे मिशन से रेलेवेंट ही नहीं है. वो चुप करके उसको साइड पे करते जाएंगे. आपको पता नहीं लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है, बी विलिंग टू फंड स्मॉल NGOs. ठीक है, इसमें यह है कि बी विलिंग टू फंड स्मॉल NGOs. आपने क्या करना है, आपने जब किसी जगह पर अप्लाई करना है, किसी कंपनी से कहना है कि आपको वो फंड दें, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि क्या वो डोनर स्मॉल NGOs को और ग्रास रूट्स NGOs को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं.
ठीक है ना। बहुत सारी जगहों पर ऐसे होता है कि आप जब ग्रांट्स के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं और वो बाद में आपको जाके पता लगता है कि वो जहाँ जिस कंपनी में आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो कंपनी तो भाई लार्ज एनजीओज़ को सपोर्ट करती है, लार्ज एनजीओज़ के लिए वो प्रॉपर ग्रांट्स निकालती हैं, उन्हें फंड देती हैं। वो स्मॉल एनजीओज़ को ज़्यादा समझती ही नहीं है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि स्मॉल हमारे यहाँ अब नॉर्मली हमारे जो कंट्रीज़ जैसे ये बैकवर्ड जैसे कंट्रीज़ आप कह रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इनमें क्या होता है कि स्मॉल एनजीओज़ बना तो लेते हैं बट वो फंड्स लेकर पर्सनल इंटरेस्ट में यूटिलाइज़ करते रहते हैं, वो किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए यूज़ नहीं करते। तो लोगों का इस चीज़ के बारे में, स्मॉल एनजीओज़ के बारे में एक नेगेटिव इमेज बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अप्लाई करने से पहले, ग्रांट्स के लिए अप्लाई करने से पहले आपने ये देखना है कि क्या वो कंपनी स्मॉल एनजीओज़ को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, करती है या नहीं करती। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। उसके बाद है हैव मनी टू गिव व्हेन यू नीड इट। Many donors only release calls for the proposal once a year or otherwise have specific windows of funding opportunities. Do not send an application when it is clear that donor is not accepting them at this time. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है इसमें, ये वाला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हैव मनी टू गिव व्हेन यू नीड इट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जो स्मॉल एनजीओ होती हैं उनके पास डोनेशन पहले से कम होता है, उसके बाद वो जब यूटिलाइज करते रहते हैं एट द मिड ऑफ द प्रोजेक्ट उनके पास शॉर्टेज हो जाता है फंड्स का ना, पैसे उनके पास कम हो जाते हैं, बजट कम हो जाता है, फिर वो टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, फिर अप्रोच करते हैं कंपनीज को कि वो उन्हें फंड्स दें। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हैव मनी टू गिव व्हेन यू नीड इट। क्या आपका कॉन्टैक्ट ऐसी कंपनीज के साथ है कि वो आपको उस वक्त डोनेशंस दे दें जब आपको ज़रूरत हो। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जिस कंपनी के साथ आप अपना लिंक बनाएंगे वो आपको डोनेशन देते रहेंगे, तो आपने उनकी सारी पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से देखना है। नॉर्मली इसमें इन्होंने ये बताया कि कंपनीज़ में ये पॉलिसीज़ होती हैं कि वो एक साल में एक बार जो है ना अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर किसी मतलब अनाउंसमेंट इस तरह से करते हैं कि प्रपोजल दे देते हैं, मैनी डोनर्स ऑनली रिलीज कॉल्स फॉर प्रपोजल वंस अ ईयर, मतलब वो इस चीज़ का वो सिर्फ साल में एक बार प्रपोजल रिलीज़ करते हैं कि हम डोनेशंस दे रहे हैं, हम इतनी डोनेशंस देंगे और ये वो। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी जो बैक एंड पे जो डोनर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं डोनेशन देने की। ठीक है, तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना, आपने ये देखना है कि अगर उनकी पॉलिसी साल में एक बार देने की है तो आप उनके साथ उसी हिसाब से आप जो है ना मीटिंग्स करेंगे, उसी हिसाब से आप उनके साथ अपने कॉन्टेक्ट्स करेंगे। ठीक है ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और जो कंपनी या जो डोनर आपके एनजीओ के मिशन के साथ कंपैटिबल हो बस उसी के साथ चलना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये है बी एबल टू फंड फॉर द पीरियड रिक्वायर्ड। ठीक है, यू शुड नो वेदर द डोनर गिव्स ग्रांट्स दैट लास्ट फॉर मंथ, अ ईयर और मल्टीपल ईयर्स। फॉर ए फर्स्ट टाइम ग्रांट शॉर्टर प्रोजेक्ट टाइमलाइंस आर मोर कॉमन। वो ये कह रहे हैं कि आपने बी एबल टू फंड फॉर द पीरियड रिक्वायर्ड। ठीक है, आपके जो डोनर्स हैं वो इस कैपेबल हैं, क्या वो कैपेबल हैं कि आपको जितने टाइम के लिए फंड्स चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे या नहीं। ठीक है ना, आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है आपके जो डोनर्स हैं वो आपके साथ सपोर्टिव हों, उनके और आपके मिशन में कंपैटिबिलिटी हो, उनके और आपकी प्रायोरिटीज़ में कंपैटिबिलिटी हो। ठीक है ना, वो आपके साथ सपोर्टिव हों, आपको जैसे ही ग्रांट्स की ज़रूरत पड़े आप उनसे कॉन्टैक्ट करें और वो आपको दे दें। क्योंकि स्मॉल जो एनजीओज़ हैं उनके पास ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, उनके पास सिंगल 1-2 प्रोजेक्ट्स ही चल रहे होते हैं और उनमें भी उनकी जो प्लानिंग चल रही होती है वो कंफर्म नहीं होती, बस प्लानिंग होती है। उसमें उनकी मैनेजमेंट लेवल जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। चीज़ों को प्लान चीज़ों को लेकर चलना वो मैनेजमेंट में आ जाता है ना, तो वो उनकी मैनेजमेंट जो होती है वो इतनी प्रॉपर नहीं होती है। तो वो किसी भी टाइम उनके पास फंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो उन्होंने क्या करना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्मॉल एनजीओज़ की कि वो ऐसे डोनर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहें जो उनको फंड्स दे सकें जब उन्हें ज़रूरत हो। अच्छा, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है कि जैसे ये सेकंड स्टेप हमने पढ़ा है, ये थर्ड स्टेप जो है वो ये है नेटवर्क एंड रीच आउट टू दीज डोनर्स बिफोर सेंडिंग ए प्रपोजल। Now that you have created a list of donors that are good fit for your NGO, start
reaching out via email or phone or Skype. Do not send them a proposal at this point. Rather, just ask for an in-person or virtual meeting. Many will not respond immediately, so be persistent. When you do get to meet, there are some important things you should talk about. अच्छा, थर्ड स्टेप में वो ये आपसे बात करना चाह रहा है कि जब आपने एक लिस्ट बना ली है, सबसे पहले आपने नीड एनालिसिस कर लिया, कुछ क्वेश्चंस रेज हुए उनको आपने आंसर कर लिया, उसके बाद आपने ये देख लिया कि डोनर्स किस किस तरह के होते हैं, मतलब वो आपके साथ कंपैटिबल किस तरह से हो सकते हैं। अब इस स्टेप में वो ये कह रहा है कि जब आपने सारा एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आपने डोनर्स की एक लिस्ट बना ली कि आपने इनको टारगेट करना है। इनको टारगेट करने के बाद आप जो है उनसे फंड्स रेज कर सकते हैं। जब उन्हें टारगेट करने आपने जाना है, उनको टारगेट करने से पहले आपने क्या करना है, उनके साथ कोशिश करनी है किसी न किसी तरह से इन पर्सन या वर्चुअल मीटिंग अरेंज हो सके, ठीक है ना। वो उन्हें आपने कांटेक्ट करना है ईमेल पे, फ़ोन पे और स्काइप पे, एक फॉर्मल वे में, ठीक है ना, नॉट इन फॉर्मल वे। फॉर्मल वे में आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है, एक आपने उन पे अपना इम्प्रेशन जो है वो पॉजिटिव डालना है, इम्पैक्ट पॉजिटिव डालना है। जब आप वो डालने में कामयाब रह जाएंगे तो फिर आप जो है डोनेशन आसानी से ले लेंगे, ठीक है। इसमें उन्होंने एक फॉर्मल वेज भी बता दिए कि आप ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, स्काइप कर सकते हैं, एक फॉर्मल वे में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उठ के वहाँ पर चले जाएँ और उनसे कहें कि हमें डोनेशंस चाहिए, हमें जो है हमारी ये एनजीओ है, हम इस कॉज पे काम कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता। आप उनसे पहले कांटेक्ट करेंगे, उनसे आप मीटिंग का टाइम सेट करेंगे, एक फॉर्मल वे में आप उनके साथ चलेंगे। फिर जब मीटिंग कंडक्ट होगी, उस मीटिंग में आप जाकर आगे अपना सारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर आगे आपका ये है, इस थर्ड पॉइंट में ही आ जाता है आस्क। जब आप एक मीटिंग अरेंज कर लेते हैं तब आप क्या करते हैं, आस्क द डोनर क्वेश्चंस अबाउट देयर प्रायोरिटीज एंड प्लान्स, हाउएवर डू नॉट आस्क बेसिक क्वेश्चंस यू कुड इजीली लर्न फ्रॉम देयर वेबसाइट। अच्छा, इसमें जब आप मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं, मीटिंग कंडक्ट करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने उस मीटिंग में जाते ही आपने उन डोनर्स की या उस कंपनी की प्रायोरिटीज़ के बारे में और प्लान्स के बारे में उनसे पूछना है, ठीक है ना। आपने ये नहीं, आपने बेसिक क्वेश्चंस नहीं करने। बेसिक क्वेश्चंस मतलब आपने उनका नेम नहीं पूछना, क्या काम करते हैं, उनकी क्या जॉब की ड्यूटीज़ हैं, क्या डिस्क्रिप्शन हैं, ये चीज़ें नहीं बात करनी है। आपने डायरेक्ट उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में बात करना है। आपने एक फॉर्मल वे में स्टार्ट करना है और फॉर्मल वे में स्टार्ट करते हुए आपने उस कंपनी की प्रायोरिटीज़ और प्लान्स के बारे में बात करनी है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ योर प्रोग्राम कैन हेल्प देम मीट देयर प्रायोरिटीज, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपके जो डोनर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़ में और आपकी एनजीओ की प्रायोरिटीज़ में कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो आप लोग ज़्यादा अरसे तक साथ नहीं चल सकेंगे, वो ज़्यादा देर तक आपको डोनेशंस नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन हाउ, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है इन फ्रंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज कंपनीज, ठीक है ना। आपने वहाँ पर उनके सामने इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है, इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि उनकी प्रायोरिटीज़ और हमारी प्रायोरिटीज़ मैच करती हैं, इनमें कंपैटिबिलिटीज़ हैं। हमें अगर वो डोनेशन देंगे तो हम इस कॉज पे काम करेंगे, अगर हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली और अल्टीमेटली आपकी जो प्लान्स हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी अचीव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ को जस्टिफाई करना है एक्सप्लेन करने के साथ साथ। नेक्स्ट स्टेप है आस्क वेदर दे वुड बी इंटरेस्टेड इन रिसीविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोग्राम्स। अच्छा, उसके बाद आपने क्या है, उनसे आपने ये पूछना है कि क्या वो आपके प्रोग्राम्स के बारे में या आपकी कॉज के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये भी एक फॉर्मल वे है, आप उनसे कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द मीटिंग। उसके बाद देयर आर मैनी स्मॉल एंड ग्रास रूट्स एनजीओज दैट मेक बिगिनर्स मिस्टेक एट दिस पॉइंट व्हेन दे ट्राई टू रीच आउट टू द डोनर डू नॉट। जब आप रीच कर लें अपने डोनर्स को, आप वहाँ जाकर मीटिंग कर लें, उनसे मिल लें, फिर आपने क्या काम नहीं करने वो ये है, आस्क फॉर फंडिंग फ्रॉम अ डोनर दैट इज़ नॉट वर्किंग इन योर कंट्री और प्रोग्राम एरिया, ठीक है। आस्क फॉर फंडिंग फ्रॉम अ डोनर दैट इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा, इसमें आपने उन डोनर्स से आपने नहीं बात करनी, उन डोनर्स को आपने अप्रोच नहीं करना जो कि आपके कंट्री में नहीं है, जो कि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। जिनके आपकी और सिंपल बात जो है, आपकी और उनकी प्रायोरिटीज़ में अगर डिफरेंस है तो आप उन डोनर से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग होगा। आपके लिए तो होगा, उनके लिए ज़्यादा होगा टाइम वेस्टिंग, ठीक है। आस्क फॉर फंडिंग फ्रॉम अ डोनर दैट टिपिकली गिव्स लार्ज ग्रांट्स टू द लार्जर एनजीओज।
तो आपने उन डोनर्स को भी आपने कांटेक्ट नहीं करना, उन डोनर्स को भी अप्रोच नहीं करना जो कि लार्ज एनजीओस को ग्रांट्स देती हैं। आपकी स्मॉल एनजीओ है, आपने ऐसे डोनर्स को नहीं अप्रोच करना जो सिर्फ और सिर्फ, अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ अपनी वेबसाइट्स में कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ इन एनजीओस को सपोर्ट करते हैं, आप उन एनजीओस को देख लें, वो बड़ी होंगी, आपसे बड़ी होंगी तो लार्ज होंगी, तो वो आप वहाँ पर अप्रोच नहीं कर सकते। आप उन्हें अप्लाई वहाँ पर अप्लाई ही ना करें, उनके प्रपोजल पर अप्लाई ही ना करें। वो अप्लाई करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो आपने अप्लाई नहीं करना। आस्क फॉर फंडिंग फ्रॉम ए डोनर विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग द डोनर प्रायोरिटीज। ठीक है, इसमें यही बात बता रहा है कि आपने सबसे पहले डोनर्स की प्रायोरिटीज़ को समझना है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, उनकी प्रायोरिटीज़ को नहीं किया, आप डायरेक्ट उनसे डोनेशंस के बारे में नहीं बात कर सकते। ठीक है ना, आप किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाकर डायरेक्ट आप उनसे ये नहीं कह सकते कि हमारी ये एनजीओ है, हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं, हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं और हमें डोनेशंस दें। ऐसा नहीं होता। एक फॉर्मल वे ये है कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उनके प्रायोरिटीज़ को देखें, उनके मिशन को देखें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना होमवर्क करें, उसको होमवर्क को आप साथ लेकर जाएं, उसको प्रिपेयर करके जाएं, ताकि आप उस मीटिंग में खुद को प्रेजेंट कर सकें और अपने मिशन को और उनकी प्रायोरिटीज़ को आप दिखा सकें कि ये दोनों मैच करते हैं। ठीक है ना, कि आप उन्हें ये बता सकें कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेम डेस्टिनेशन। ठीक है ना, तो जब आप उन्हें इस चीज़ पे आप जस्टिफाई कर लेंगे, उन्हें आप कन्विंस कर लेंगे, तो वो आपको डोनेशन देंगे। तो आपने क्या करना है, आपने उनकी प्रायोरिटीज़ को अंडरस्टैंड किए बगैर आपने उनको डोनेशंस का नहीं करना। ठीक है, आस्क फॉर फंडिंग फ्रॉम ए डोनर विदाउट हैविंग फर्स्ट डन द आउटरीच। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। आस्क फॉर द फंडिंग फ्रॉम ए डोनर कि आपने उनको क्या है, आपने जो पहले से आपने वो कर चुके हैं, आप उन्हें जो है फिर से अप्रोच नहीं करेंगे, और वो जो है आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने अपनी और उनकी प्रायोरिटीज़ वगैरह को देख लेना है और आउटरीच में इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो 4 स्टेप स्टार्ट हो जाता है। ओके, फोर्थ स्टेप ये है कि डेवलप अ ग्रेट एप्लीकेशन। होपफुली एट दिस पॉइंट द डोनर हैज़ एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन योर वर्क and has asked you to send an application. If you were unable to network with the donor who you still think is a great fit for your NGO, for your organization, you may consider sending them an application as well. तो इसमें आपने क्या करना है, आपने अपना जो है, अगर आपकी डोनर के साथ और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, आपको और उन्हें पता लग गया है कि हमारी प्रायोरिटी सेम है, तो आपने एक अच्छी एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, उस एप्लीकेशन को आपने एक अच्छी सी एप्लीकेशन बनानी है और उन्हें आपने सेंड कर देनी है। ठीक है, अगर आप में और उनमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई तो आप जो है उन्हें फिर भी आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, बट आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर करने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए, फॉर्मल वे होना चाहिए। इन मोस्ट केसेस द फर्स्ट एप्लीकेशन शुड बी अ शॉर्ट concept note of 1 to 4 pages. Make sure you follow any instructions that the donors have provided carefully. The concept note should be clear and concise, reviewed for spelling and grammar, and should fully address the problem the donor wants to solve. तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, एक एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने का एक फॉर्मल वे है, और फॉर्मल वे वो ये है कि आपने जो है जो डोनर की इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करना है। आपने वैसी ही एप्लीकेशन राइट करनी है जो कि डोनर की क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही हो। ठीक है, उस क्राइटेरिया को जो डोनर ने कहा है उसको फुलफ़िल कर रही हो, और आपने उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने एक प्रॉब्लम जो आपकी, जिस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं, जिस कॉज पे आप काम कर रहे हैं,
उसको आपने प्रॉपरली एड्रेस करना है, उस प्रॉब्लम को आपने बिल्कुल प्रॉपरली क्लियरली आपने बताना है एंड फुली एड्रेस द प्रॉब्लम द डोनर वांट्स टू सॉल्व। ठीक है, जाहिर सी बात है आप अगर अपनी प्रॉब्लम को उस एप्लीकेशन में मेंशन कर रहे हैं, प्रॉपरली बता रहे हैं, तो आप जो है इसी उम्मीद पे बता रहे हैं कि डोनर भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। ठीक है ना, जब आप एक चीज़ जब आप एक फॉर्मल वे में एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, एप्लीकेशन को राइट करेंगे, उसमें सारी प्रॉब्लम बताएंगे, उसमें प्रायोरिटीज़ को डिस्कस करेंगे और उसमें आप ये भी बताएंगे कि आपने किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके डोनर की प्रायोरिटीज़ को भी अचीव कर लेंगे, तो आपने ये सारी चीज़ें आपने उसमें जस्टिफाई करनी है उस एप्लीकेशन में। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है वो ये है कि फॉलो अप एंड परसिस्ट, कि आपने फॉलो अप लेना है। जो आपने एप्लीकेशन लिखी थी वो आपने भेज दी, वहाँ पर उन्होंने रिसीव कर ली, रिसीव करने के बाद मतलब आपको पता लग गया कि भेजी हुई मुझे 15 दिन हो गए हैं, उसके बाद आप 20 से 25 दिन बाद, टोटल एप्लीकेशन भेजने के 20 से 25 दिन बाद आप उनसे फॉलो अप लें, उन्हें कॉल करें, उन्हें दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करें कि भाई हमने एप्लीकेशन भेजी थी तो उसका क्या बना, क्या उस एप्लीकेशन को उन्होंने कंसिडर भी किया है कि नहीं किया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। Fundraising is a long-term endeavor and success does not come overnight. It will take time and effort to reach out and convince a small group of donors from the many you have researched and identified to fund your program. Don't give up too quickly. Be persistent and spend at least a few hours each week on donors research. Okay, आपने हर हफ्ते एट द एंड ऑफ द वीक आपने कुछ और डोनर्स को सर्च कर लेना है, आउटरीच, प्रपोजल डेवलपमेंट एंड अदर फंड रेजिंग टास्क। ठीक है, और फंड जो इनसे रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, ठीक है, जो भी प्रपोजल डेवलपमेंट, आउटरीच, प्रपोजल डेवलपमेंट पे जो काम करना है आपने वो करेंगे। फंड रेजिंग टास्क के रिलेटेड जो भी जितने भी टास्क हैं वो कंप्लीट कर लें एट द एंड ऑफ द वीक। इफ़ यू आर रिजेक्टेड आस्क द डोनर फॉर फीडबैक सो यू कैन इम्प्रूव। अगर आपकी एप्लीकेशन एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन या एट द एंड ऑफ द ईयर, जब डोनर्स जो एक्चुअली डोनेशंस को रिलीज़ कर रहे हैं, ग्रांट्स को रिलीज़ कर रहे हैं, उस टाइम आपकी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है तो आपने बजाय इसके कि आप उनके साथ रूड हो जाएं या उनसे आप जो है कुछ मतलब रूडली बिहेव कर लें, आप उनसे एक फॉर्मल वे में पूछ सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन थी अगर आपने उसको रिजेक्ट किया है तो उस पर आप अपना फीडबैक भी दें कि क्या हमारी एप्लीकेशन ने आपके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, क्या हमारी एनजीओ आपके क्राइटेरिया पर नहीं उतरती, क्या हमारी एनजीओ को आप अगर डोनेशन नहीं देना चाहते तो क्या हमारे प्रोजेक्ट्स आपकी प्रायोरिटी से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपने, अगर आपकी एप्लीकेशन इन केस अगर रिजेक्ट हो दी जाती है तो आपने क्या करना है, उस पर फीडबैक ज़रूर लेना है फ्रॉम दैट स्पेसिफिक डोनर। ठीक है ना, या उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से आपने उसको फीडबैक जरूर लें ताकि आपको पता लगे आप कहाँ लैग कर रहे थे, आपकी क्या प्रॉब्लम थी, आपने कहाँ पर मिस्टेक्स की हैं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको रिमूव करके दोबारा अप्लाई करें तो आप उस पर दोबारा ले सकते हैं फंड्स ना। तो ये एक सारा वे है कि आप किस तरह से आप फॉलोअप का मतलब ये होता है कि आप उनके साथ कांटेक्ट में रहें, बार बार अपनी एप्लीकेशंस का अपनी एप्लीकेशन का जो आपने अप्लाई किया है ग्रांट्स के लिए उसके बारे में पूछ सकें एक फॉर्मल वे में। आपने गिव अप नहीं करना और एट द एंड अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है तो आप उस पर फीडबैक ले सकते हैं। तो क्लास ये लेक्चर था आज का, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्पेसिफिकली इंडिविजुअली भी आप पूछ सकते हैं अगर आपने कुछ भी पूछना है इन चीज़ों के बारे में। तो इस सारे लेक्चर को एक बार सुनने के बाद रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, रीड ज़रूर कर लीजिएगा और उसके साथ मैंने PDF या वर्ड फाइल भी मैं शेयर करूँगा तो उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।